नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आरपीएससी 2013 का ही पेपर सोल्व कर रहे हैं। अब तक हम 100 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि अच्छे से डिटेल के साथ में सोल्व कर रहे हैं। तो अब ये पार्ट चौथा है। 3 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फ्रेस्को शिविर आयोजन किया जाता है, यानी कि फ्रेस्को आर्ट कैंप लगता है। फ्रेस्को का आर्ट कैंप लगता है प्रतिवर्ष। कहाँ पे लगता है? वो लगता है वनस्थली विद्यापीठ में। कहाँ पे लगता है? वनस्थली विद्यापीठ में। इसको शुरू करने वाले का नाम है देवकीनंदन शर्मा, जिसको पक्षी का चितेरा कहा जाता है। शुरू करने वाले का क्या नाम है? देवकीनंदन शर्मा, जिसे पक्षी का चितेरा भी कहा जाता है। याद रखना, राजस्थान के कलाकार है। और ये वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली में है। वनस्थली कहाँ पे है? टोंक, राजस्थान में। कहाँ पे है? टोंक, राजस्थान में। वनस्थली विद्यापीठ है टोंक, राजस्थान में। टोंक जिले राजस्थान में पड़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ था? जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है? प्लस बनाया, उसके बाद इसको ऊपर, इसको इधर और इसको इधर। ये चिन्ह कौन सा होता है? ये चिन्ह होता है स्वास्तिक चिन्ह। और ये किससे विकसित हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये सूर्य से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? ये सूर्य से विकसित हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह याद रखना, भारतीय प्रतीक है ये। स्वास्तिक चिन्ह शुभ माना जाता है, घर में बनाए जाते हैं, मंदिर पे बनाया जाता है। जो कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, जो कि इसका प्रतीक है सूर्य का, यानी कि सूर्य से ही विकसित हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में यहाँ पर उच्च कला शिक्षा विषय के रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि उच्च कला शिक्षा, हायर आर्ट एजुकेशन इज़ नॉट अवेलेबल। हायर एजुकेशन जो है वो इनमें से कहाँ पे नहीं है? कोटा में ओपन यूनिवर्सिटी है, एमजीएसयू है, बीकानेर में, भीलवाड़ा में भी यूनिवर्सिटी है, सेठ मुरलीधर कॉलेज भी है, बहुत फेमस है। बाड़मेर में हायर एजुकेशन नहीं है। कहाँ पे नहीं है? बाड़मेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। याद रखना, कोटा में भी है, बीकानेर में भी है, भीलवाड़ा में भी है, और कहाँ पे नहीं है? तो बाड़मेर में नहीं है। तो इसमें पूछा है उपलब्ध नहीं है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद में आंसर दिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 104, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन किस शहर में हुआ था? 2013 में आर्ट समिट एक सम्मेलन हुआ था, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? जयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। 2013 में हुआ था आर्ट समिट जयपुर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत भवन किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया? तो फ्रेंड्स, भारत भवन कहाँ पे है? भारत भवन है भोपाल में। कहाँ पे है? भारत में। एक आपको नाम और बताता हूँ, भारत कला भवन। क्या है? भारत कला भवन। एक तो ये हो गया भारत भवन, एक है भारत कला भवन। ये भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में, यानी कि बनारस या वाराणसी एक ही बात है। वाराणसी बोल दो या बनारस बोल दो, तो कहाँ पे है? वाराणसी में। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। और भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी, यानी कि बनारस में। याद रखना, दोनों में इतना डिफरेंस है कि इसको बोलते हैं भारत भवन और इसको बोलते हैं भारत कला भवन। तो भारत भवन भोपाल में है और भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया है कि भारत भवन भोपाल में जो है वो किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया था? जे स्वामीनाथन, यानी कि जगदीश स्वामीनाथन के प्रयासों से अस्तित्व में आया था भारत भवन भोपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है, वो कौन सी है? उस पत्रिका का नाम है कला संवाद। क्या नाम है? कला संवाद। याद रखना, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्रिका है कला संवाद। 107 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से एक कैटलॉग सचित्र सूची पत्र, एक कैटलॉग तैयार किया गया। कैटलॉग होता है सचित्र सूची पत्र रहता है एक कैटलॉग कौन सा है? उसमें से एक कैटलॉग है, वो है राजस्थान के रंग। क्या है? राजस्थान के रंग। याद रखना, राजस्थान के रंग एक कैटलॉग है, सचित्र सूची पत्र है इनमें से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108, भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके काल क्रमानुसार नियोजित कीजिए। तो इनमें पूछा गया है कि सबसे पहले कला विद्यालय कौन सा खोला गया, उसके बाद में कौन सा खोला गया है। तो इसमें मैं बताऊं आपको,
मद्रास कला विद्यालय, देखिए सबसे पहले देखिए मद्रास कला विद्यालय, ये जो है मद्रास कला विद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1850 में। कब हुई थी? 1850 में मद्रास कला विद्यालय। उसके बाद में है कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1854 में। फिर आता है बम्बई यानी कि मुंबई, उसकी स्थापना हुई थी 1857 में। कब हुई थी? 1857 में। उसके बाद में आता है लाहौर कला विद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। कब हुई थी? 1875 के अंदर। तो इसका मतलब क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई और फिर लाहौर, फिर बम्बई और फिर लाहौर। तो ये आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कला विद्यालय है, आर्ट स्कूल है, सबसे पहले मद्रास में। भारत के अंदर कला विद्यालय सबसे पहले मद्रास में ही खुला था। कब? 1850 में। फिर कलकत्ता में 1854 में, फिर मुंबई में, फिर लाहौर में, ऐसे करके ये क्रम है इसका। तो ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 109। उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा था। वास्तुकार, आर्किटेक्ट, इसमें से आर्किटेक्ट के रूप में काम किया है सतीश गुजराल ने। ये मूर्तिकार है, चित्रकार है, आर्किटेक्ट है, यानी कि वास्तुकार भी हैं। कौन है? सतीश गुजराल जाने जाते हैं, याद रखना। म्यूरलिस्ट भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं ये सतीश गुजराल। और जली हुई लकड़ी पे भी इसने काम किया है, जिसको बोलते हैं ब्रंट वुड। क्या बोलते हैं? ब्रंट वुड। इसका मतलब है ब्रंट वुड, ब्रंट वुड यानी कि जली हुई लकड़ी, ब्रंट वुड यानी कि जली हुई लकड़ी, जली जलाई लकड़ी पे इसने काम किया है और वास्तुकार भी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पर सही अनुक्रम चुनिए। कलाकारों की वरिष्ठता के आधार पे, तो इसमें सबसे पहले देखिए ईवी हेवेल। कौन है? ईवी हेवेल, अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल। अर्नेस्ट विनफील्ड हेवेल की डीओबी है 1861। कब जन्म कब हुआ था? 1861 में। फिर आते हैं अवनिंद्र नाथ ठाकुर, इसका जन्म हुआ था 1871 में। फिर आते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय, इनका जन्म हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। फिर आते हैं मनीषी डे। कौन आते हैं? मनीषी डे, इनका जन्म हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। तो इसका मतलब ये क्रम सही है। तो सबसे पहले आएगा ईवी हवेल, फिर अवनिंद्र नाथ ठाकुर, फिर राम गोपाल विजयवर्गीय, फिर मनीषी डे। इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से नहीं है? 8 रसों में से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से रति, ये 8 रसों में शामिल नहीं है, 8 रसों में शामिल नहीं है। रति क्या है? रति भाव है। रति क्या है? रति भाव है, जिससे श्रृंगार रस निकलता है। क्या निकलता है? श्रृंगार रस निकलता है। तो इसका मतलब इस रति भाव का रस क्या है? श्रृंगार। और हास्य, हास्य का भाव क्या है? हास, हास का हास्य। वीर, ये उत्साह है, उत्साह का क्या होता है? वीर, उत्साह भाव, ये भाव है। हास भाव है, उत्साह भाव है, और रति भी क्या है? भाव। रति भाव से श्रृंगार रस निकलता है। क्या रस निकलता है? श्रृंगार। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये देखो यहाँ पे हमने कर लिया एकदम सही। अब देखिए, ये रस जो है, जैसे कला होती है उससे सौंदर्य प्राप्त होता है, और जो भाव होता है, इमोशन जो होते हैं, हंसने का इमोशन, हंसने का जो भाव है, उससे रस की प्राप्ति होती है। कौन सा रस निकलता है? जो भाव होता है उससे कौन सा रस निकलता है, वो बात। ये रस बताए हैं 8। कितने रस बताए हैं? 8। ये किसने बताए हैं? भरत मुनि ने। किसने बताए हैं? भरत मुनि ने। याद रखना, ये बताए हैं भरत मुनि ने। किस में बताए हैं? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। किस में बताए हैं? नाट्यशास्त्र ग्रंथ में भरत मुनि ने बताए हैं। कितने रस बताए हैं? 8 रस। और ये क्या है? 8 रस। इन 8 रसों के भाव कितने हैं? 8 भाव हैं। 8 क्या है? भाव। ये 8 भाव जो हैं, ये हैं स्थायी भाव। कैसे भाव हैं? स्थायी। मनुष्य में ये स्थायी रहते हैं। मनुष्य में ये क्या रहते हैं? स्थायी। तो स्थायी भाव कितने बताए हैं? 8। तो सबसे पहले इसकी ही हम चर्चा करते हैं, फिर संचारी भाव है और भी है, वो सारी भी बातें हम करेंगे। तो अब देखिए, ये 8 भाव बताए हैं, जिन 8 भावों के 8 रस भी हैं। तो 8 भाव कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 8 भाव कौन से हैं? पहला है रति। ये देखिए, ये वाला भाव रति भाव है। इससे रस क्या निकलता है? श्रृंगार। या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रति भाव है, जिससे रस क्या निकलता है? श्रृंगार रस निकलता है। फिर आता है हास। फिर क्या आता है? हास। हास से रस क्या निकलता है? हास्य, जो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद में आता है शोक। रति, हास, शोक। शोक का क्या होता है? करुण। शोक का क्या होता है?
करुण रस निकलता है। ये भाव है, याद रखना, ये क्या है, भाव, और ये क्या है, ये रस हैं। तो शोक भाव है जिससे रस क्या निकलता है, करुण निकलता है। उसके बाद में आता है उत्साह। उत्साह भाव है, इससे रस क्या निकलता है, वीर, इससे रस क्या निकलता है, वीर। उसके बाद में है क्रोध। क्या है, क्रोध। क्रोध का क्या रस निकलता है, रौद्र। क्या रस निकलता है, रौद्र। उसके बाद में आता है भय। क्या आता है, भय। भय से रस कौन सा निकलता है, भयानक। रस कौन सा निकलता है, भयानक। भय से रस कौन सा निकलता है, भयानक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक रह गया 8। नहीं, ये भाव, सॉरी, ये 6 हुए हैं क्योंकि ये ऊपर वाले तो नाम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। अब सातवां देखिए, सातवां है जुगुप्सा। क्या है, जुगुप्सा। सातवां है जुगुप्सा, जिससे रस क्या निकलता है, विभत्स, जिससे रस निकलता है, विभत्स। फिर आठवां है विषम्य। आठवां क्या है, विषम्य, जिससे रस क्या निकलता है, अद्भुत। रस निकलता है अद्भुत। कौन सा रस निकलता है, अद्भुत रस निकलता है, याद रखना। तो ये हो गए रति भाव, ये भाव है। अगले वाले क्या हैं, भाव। ये पीछे वाले क्या हैं, रस। तो रति भाव से श्रृंगार रस निकलता है। रति भाव से श्रृंगार रस निकलता है। उसी प्रकार हयास भाव से हास्य रस निकलता है। शोक का करुण रस निकलता है। उत्साह का वीर रस निकलता है। क्रोध का रौद्र, भय का भयानक। जुगुप्सा रस, जुगुप्सा भाव है, इसका रस क्या निकलता है, विभत्स। और विषम्य भाव है, इसका रस कौन सा निकलता है, अद्भुत। ये भरत मुनि ने आठ ये क्या है, ये भाव, 8 भाव बताए थे। कितने भाव बताए थे, 8 स्थायी भाव बताए थे। और इनसे रस भी कितने निकलते हैं, 8। स्थायी भाव कितने हैं, 8, और इससे रस कितने निकलते हैं, 8। अब देखिए, ये बता दिए भरत मुनि ने। अब इसके बाद में भरत मुनि ने 33 संचारी भाव बताए हैं। 33 कौन से भाव बताए हैं, संचारी भाव। तो ये आरपीएससी के एग्ज़ाम में जो 2020 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उससे में पूछा गया था कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव कितने हैं, 33 है। संचारी भाव कितने हैं, 33। और स्थायी भाव कितने हैं, स्थायी भाव कितने हैं, 8। स्थायी भाव कितने हैं, 8। ये भरत मुनि ने 8 भाव बताए थे। इसके बाद में देखिए, एक रस और है। ये 8 रस थे, 8 भाव थे। इनके अलावा एक रस और है, 9वां रस। कौन सा है, 9वां रस। अब एक 9वां रस और दिया है, जिसका नाम था शांत। ये शांत क्या है, रस है। और इसका भाव क्या निकलता है, ये भाव है निर्वेद, भाव है निर्वेद। और इससे रस क्या निकलता है, शांत रस निकलता है। निर्वेद भाव, ये शांत रस दिया था, किसने दिया था, अभिनव गुप्त ने। ये 9वां रस किसने बताया, अभिनव गुप्त ने बताया। ये भी आप लिख लीजिए, किसने बताया, अभिनव गुप्त ने। 9वां रस किसने बताया, अभिनव गुप्त ने। कौन सा रस है, शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस है। और इससे भाव क्या है, इसका भाव क्या है, इसका भाव है निर्वेद। शांत रस है और इसका भाव क्या है, निर्वेद। और ये शांत यानी कि शांत रस कौन सा है, 9वां रस, जो किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने दिया है। किसने दिया है, अभिनव गुप्त ने। इसके बाद में देखिए, ये भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र में 8 रस दिए थे, कितने स्थायी भाव दिए थे, 8 स्थायी भाव, जिसके 8 रस थे। और 33 भाव कौन से थे, 33 संचारी भाव थे। इसी ने 2 विभाव भी बताए हैं। विभाव कितने बताए हैं, 2। विभाव कितने बताए हैं, 2। विभाव कौन कौन से हैं, एक है आलम्बन और एक है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन 2 विभाव बताए हैं। आलम्बन और एक उद्दीपन, ये 2 भाव बताए हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो 1 नंबर हो गया आलम्बन और 2 नंबर हो गया उद्दीपन। ये 2 विभाव हैं। विभाव के प्रकार कितने बताए हैं, भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 2 बताए हैं। इसके बाद में विभाव के अलावा 4 अनुभाव बताए हैं। क्या बताए हैं, ये सारे लिख लीजिए आप, आपके आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अनुभाव कितने बताए थे, अनुभाव बताए थे 4, जिसमें है आंगिक। क्या है, आंगिक। आंगिक, पहला आंगिक, दूसरा वाचिक। अनुभाव, अनुभव, अनुभाव बोलते हैं इसको। दूसरा है वाचिक। आंगिक मतलब अंगों के द्वारा अंग प्रदर्शन करके भाव को पहुंचाना। वाचिक मतलब बोलकर। एक है आहार्य। क्या है, आहार्य। और एक है सात्विक। तो ये 4 अनुभाव बताए हैं। कौन सा है, सात्विक, सात्विक अनुभव। ये 4 अनुभाव बताए हैं, किसने, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में। 1 2 3 और 4। और विभाव कितने बताए थे, 2, आलम्बन और उद्दीपन। और संचारी भावों की संख्या कितनी बताई थी, 33। और स्थायी भाव कितने हैं, 8। स्थायी रस कितने हैं, 8। 8 भाव के 8 रस निकलते हैं।
समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें ये रति क्या है, रति रस है, रति क्या है, रति रस है, और सॉरी रति क्या है, रति भाव है, रति क्या है, रति भाव है, जिससे रस क्या निकलता है, रस निकलता है श्रृंगार, और ये हास का निकलता है हास्य, और उत्साह का निकलता है वीर, हास का हास्य और उत्साह का वीर। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शोक क्रोध भय जुगुप्सा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शोक क्रोध भय जुगुप्सा, ये क्या चीज़ है, तो ये क्या चीज़ है, शोक का, शोक भाव है, इसका रस क्या निकलता है, करुण, शोक भाव है, इसका रस क्या निकलता है, करुण। क्रोध का क्या निकलता है, रौद्र, क्रोध का रौद्र, भय का भयानक, जुगुप्सा का विभित्स, जुगुप्सा का क्या निकलता है, विभित्स। इसका मतलब ये क्या है, ये भाव हैं, और ये कौन से भाव हैं, स्थायी भाव हैं। ये कौन से भाव हैं, स्थायी भाव हैं, ये हैं स्थायी भाव। हमने देखा है कि ये कौन से भाव हैं, स्थायी भाव। विभाव कितने हैं, 2। ये देखो आरपीएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, देखो ध्यान से देखो, इसलिए मैंने बताया कि विभाव कितने हैं, 2। कौन कौन से, आलम्बन और उद्दीपन, आलम्बन और उद्दीपन 2 भाव हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा है, ये पहला है, 2 हैं, उद्दीपन और आलम्बन, या आलम्बन या उद्दीपन, ये विभाव 2 हैं। अनुभाव कितने बताए थे मैंने, अनुभाव बताए थे मैंने 4। कौन कौन से अनुभव मैंने, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, ये 4 अनुभव बताए हैं ना, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक, ये 4 अनुभव हैं। और स्थायी भाव कितने हैं, 8। अभी देखो ये क्वेश्चन रहा 4 नंबर, संचारी भाव, तो संचारी भाव कितने हैं, 33। संचारी भाव कितने हैं, 33, याद रखना। अभी आपको संचारी 33 भाव है, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्थायी भाव हैं, इनके नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, देखो, इसलिए स्थायी भाव याद करने हैं, अनुभाव भी याद करने हैं और विभाव भी याद करने हैं। आलम्बन और उद्दीपन 2 विभाव हैं, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक 4 अनुभाव है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 33 संख्या याद रखो संचारी भावों की, इतना ही काफ़ी है। तो भरतमुनि का है ये सारा सिस्टम। अगले पे चलते हैं। बटनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण क्या कहलाता है। ये देखिए, रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग मत रहे हैं, तो इसमें किसका मत क्या रहा है उसको लेकर के ये जो है अलग अलग वाद बनाए थे। तो भटनायक जो है, इनका रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण जो है वो कहलाता है भुक्तिवाद। भटनायक का क्या कहलाता है, भुक्तिवाद। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा इसमें देखो, ये कर लिया हमने सही स्क्रीन में, अभी मैं इसका बता देता हूँ। आरोपवाद किसका है, आरोपवाद है भट्ट लोलट का। किसका है, भट्ट लोलट का। आरोपवाद है भट्ट लोलट का। आरोपवाद किसका है, भट्ट लोलट का। इसके बाद में देखिए, ये है अभिव्यक्तिवाद। ये अभिव्यक्तिवाद किसका है, ये है अभिनव गुप्त का। किसका है, अभिनव गुप्त का, जिसने 9वां रस बताया था शांत रस, उसका, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, ठीक है, अभिनव गुप्त। इसके बाद में है अनुमितिवाद। अनुमितिवाद है श्री शंकुक का। किसका है, एक सेकंड हम इसको कर लेते हैं रेड। तो ये किसका है, एक सेकंड, रेड हो गया, ये हमारा हो गया मार्कर, ओके। तो ये है श्री शंकुक का। श्री शंकुक, श्री शंकुक का क्या है, अनुमितिवाद। श्री शंकुक कहा है अनिमितिवाद। और भुक्तिवाद किसका है, भुक्तिवाद है भटनायक का। भुक्तिवाद किसका है, भटनायक का। ये 4 लिख लिया आपने। इसके बाद में लिखो भटनायक का भुक्तिवाद, भट्टलोलट का आरोपवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। इसके बाद में आपको मैं इसमें और भी लिखवाता हूँ, वो भी आप लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। एक था अलंकार सिद्धांत। क्या था, अलंकार सिद्धांत। इसको हम वाइट कर लेते हैं, एक मिनट। अभी देखिए, एक था अलंकार सिद्धांत। क्या था, अलंकार सिद्धांत, लिख लीजिए अलंकार सिद्धांत। ये अलंकार सिद्धांत किसने लिखा, आचार्य भामह ने। किसने लिखा, आचार्य भामह। आचार्य भामह ने क्या लिखा, अलंकार सिद्धांत। क्या लिखा, अलंकार सिद्धांत। इसके बाद में लिखिए रीतिमत। क्या लिखना है, रीतिमत। ये रीतिमत किसका था, रीतिमत था आचार्य वामन का। किसका था, आचार्य वामन का। रीतिमत था आचार्य वामन का। उसके बाद में लिखिए आप भरतमुनि।
जिसने नाट्यशास्त्र लिखा था ना, उसका भी एक निष्पत्तिवाद था। क्या था? भरत मुनि का था निष्पत्तिवाद। लिख लीजिए, भरत मुनि निष्पत्तिवाद। निष्पत्तिवाद ये इंपॉर्टेंट है आपके आरपीएससी के लिए भी, और जो भी नेट का एग्जाम है उसके लिए भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी में भी ये आपके टॉपिक लगता है अलग से, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो भरत मुनि का क्या हो गया? निष्पत्तिवाद। इसके अलावा लिखिए ध्वनि सिद्धांत, ये भी आपके आरपीएससी में पूछा गया है। कौन सा? ध्वनि सिद्धांत किसका है? तो ध्वनि सिद्धांत किसका है? ध्वनि सिद्धांत है आनंदवर्धन का। किसका है? आनंदवर्धन का। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। तो ये आपने लिख लिए होंगे। इसके अलावा एक और रह गया जो मैं लिखवाऊँ अभी हटा दिया मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले ले, बैक कर लें। अगर आपने नहीं लिखा है तो ध्यान से लिखें अच्छे से। एक रह गया जिसका है, जो है औचित्य सिद्धांत। कौन सा है? औचित्य सिद्धांत। ये सारे आप लिख लो अच्छे से। औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का। आचार्य क्षेमेंद्र का। ये है औचित्य सिद्धांत। क्या है? औचित्य सिद्धांत किसका है? आचार्य क्षेमेंद्र का। औचित्य सिद्धांत आचार्य क्षेमेंद्र। तो ये हो गए रस को लेकर के सारी बातें। इसके बाद में तो इसमें क्या हो जाएगा? आरोपवाद किसका है? भट्टलोलट का। अनुमितिवाद किसका है? श्री शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का, जिसने 9वां रस दिया था। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 114 नंबर, 9वां रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया? देखिए ये क्वेश्चन आ गया, जो हम पहले रस का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए ही हम वो जो सो सारी डिटेल से जो प्रश्न है वो कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे पूछते हैं। तो हमने ऊपर रस के बारे में जिक्र किया था, जिसमें 8 रस भी लिखे थे। फिर 9वां रस भी हमने लिखा था। कौन सा था? शांत रस। 9वां रस लिखा था शांत रस, जिससे भाव कौन सा था? निर्वेद। जिसका भाव था, जिसका भाव कौन सा था? निर्वेद। रस क्या है? शांत। और उसका भाव क्या था? रस क्या था ये, और उसका भाव क्या था? निर्वेद। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? अभिनव गुप्त के द्वारा, जिसका अभिव्यक्तिवाद है। कौन सा है? अभिव्यक्तिवाद। वाद कौन सा है उसका? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने 9वां रस दिया था। कौन सा रस दिया था? शांत रस। याद रखना, 9वां रस किस भारतीय विचारक ने शामिल किया था? तो अभिनव गुप्त ने। कौन सा था? शांत रस। उसका भाव कौन सा है? निर्वेद। याद रखना, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला सौंदर्य का आस्वादन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखिए दर्शन शास्त्र की वह शाखा, तो दर्शन शास्त्र की शाखा जो है वो है एस्थेटिक। क्या है? एस्थेटिक। ये है सौंदर्य शास्त्र। क्या है? सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? सौंदर्य शास्त्र। ये जो सौंदर्य शास्त्र है वो दर्शन शास्त्र का ही एक भाग है। दर्शन शास्त्र का एक भाग है, जिसको अलग करने वाले विद्वान का नाम था बाउमगार्टन। क्या था? बाउमगार्टन। अलग करने वाले विद्वान का नाम था बाउमगार्टन। ये दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा थी, सौंदर्य शास्त्र, जिसको अलग करने वाले विचारक का नाम क्या था? बाउमगार्टन। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन इसका पूरा नाम है। तो सौंदर्य शास्त्र ही दर्शन शास्त्र की एक भाग था। बाउमगार्टन ने 1750 में, कब? 1750 में इसको अलग किया था। दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में बताया था 1750 में। इसने एक बुक लिखी थी बाउमगार्टन ने, जिसका नाम था एस्थेटिका। क्या नाम था? एस्थेटिका। एस्थेटिका नाम की पुस्तक लिखी थी। किसने? बाउमगार्टन। अलेक्जेंडर बाउमगार्टन, जो जर्मनी के विचारक हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। याद रखना। तो सौंदर्य शास्त्र ही दर्शन शास्त्र की शाखा है। दर्शन शास्त्र की शाखा क्या है? सौंदर्य शास्त्र, जिसको अलग किसने किया था? बाउमगार्टन ने। कब किया था? 1750 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पीला ईसा यानी कि येलो क्रिस्ट, पीला ईसा येलो क्रिस्ट, ये किसने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? पॉल गोगवा ने। येलो क्रिस्ट किसने चित्रित किया था? पॉल गोगवा ने, जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं। कौन से हैं? उत्तर प्रभाववादी कलाकार। उत्तर प्रभाववादी कलाकार है पॉल गोगवा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसने पीला ऐसा चित्रित किया था। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए,
दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण व रंगों का पागलपन, मनमोज, ये सारी चीज़ें, रंगों का पागलपन, पागल जैसे रंग लगाते हैं वैसे रंग लगाया है, इस तरीके की बात किस में आती है? फाववाद में। किस में आती है? फाववाद में। किस में आती है? फाववाद में, जिसको जंगलवाद भी कहा गया है। जंगलवाद, फाववाद कौन सा है? फाववाद है। कौन सा है? फाववाद, याद रखना। तो दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण व रंगों का पागलपन, मनमोज, यह टिप्पणी किसके समूह के लिए थी? फाववाद के लिए थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, इनको क्या करना है? सही मिलान करना है। क्या करना है? सही मिलान करना है। तो इसलिए सूची 1 को यहाँ पे हम ले आते हैं। अभी देखिए, ये यहाँ पे ले आए हम। अभी देखिए, अभी आप बताओ कि मातिस जो है ये कौन सा वादी कलाकार है? मातिस फाववादी कलाकार है। अभी एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि एक भी आपको इसमें समझ में आ रहा है तो पहले आप क्या करोगे? इसमें जाओगे, पहले इसमें जाओगे। अभी उसमें तो मुझे ऊपर वाले सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, ट्रिक बता दूं कि जैसे हमने क्या मिलाया, मातिस क्या है? फाववादी है। तो डी में सी करेंगे। डी में सी देखो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो इसको कट कर दो, इसमें नहीं आ रहा तो इसको भी कट कर दो। ठीक है। अभी देखिए, मातिस किस में आ गया? फाववाद में। सेजान क्या है? सेजान उत्तर प्रभाववादी है। सी में बी। अब सी में बी किस में आया? इसमें। इसमें नहीं है तो इसका मतलब ये भी कट गया, बच गया कौन? 4। अब देखो, जॉर्ज ब्राक क्या है? घनवादी। मोने क्या है? प्रभाववादी। ए में डी, ए में डी इसमें आ गया। बी में क्या है? ए है, और सी में बी है, और डी में सी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्लाउड मोने जो है ये प्रभाववादी कलाकार है, मातिस फाववादी है, सेजान उत्तर प्रभाववादी है, जो आधुनिक चित्रकला के जनक माने जाते हैं। वेस्टर्न में आधुनिक चित्रकला के जनक कौन माने जाते हैं? पॉल सेजान। आधुनिक चित्रकला के जनक कौन माने जाते हैं? पॉल सेजान। जॉर्ज ब्राक क्या है? गणवादी चित्रकार हैं। जॉर्ज ब्राक क्या है? गणवादी चित्रकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका भी मिलान करना है। क्या करना है? मिलान। ऐसे ही इसमें करके देखते हैं कि पहले हम एक चीज़ को मिलाते हैं। जैसे स्नान मग्न युवतियाँ, अगर हम कोई सा भी उठा लें इसमें से, तो जैसे अगर ये आ रहा है हमें स्नान मग्न युवतियाँ, तो ये किसने बनाया है? रेनवार ने। यानी कि डी में डी। डी में डी किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है तो ये कट कर दो, इसमें नहीं है तो ये कट कर दो। ऑप्शन बच गए हमारे पास 2, डी में डी। इसके बाद में देखो, इसमें अगर आप बोलो कि सर सूखी घास का ढेर जो है, सूखी घास का ढेर जो है ये मोने ने बनाया है। किसने बनाया है? मोने ने बनाया है। और वेश्याएं सर देगा ने बनाया है। तृण प्रभोजन माने ने बनाया है। तृण प्रभोजन किसने बनाया है? माने ने। यानी कि बी में बी है। बी में क्या है? बी। बी में बी ये रहा, बी में बी ये रहा। इसका मतलब 2 हो गया। बी में बी, एक में इसमें भी था, इसमें भी था। ये तो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि डी में डी इसमें था और बी में बी इसमें है। डी में डी इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब ये हो गया, 2 हो गया। तो ए में सी, सूखी घास का ढेर क्या है? क्लाउड मोने। तृण प्रभोजन माने। वेश्याएं हैं देगा। स्नान मग्न युवतियाँ किसका चित्र है? रेनवार का चित्र हो। इसके बाद में ये है हमारा 120 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा व कब किया गया? उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसके द्वारा व कब किया गया? तो उत्तर प्रभाववाद का नामकरण रॉजर फ्राई जो है इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1910 ईस्वी में। रॉजर फ्राई के द्वारा 1910 ईस्वी में उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किया गया था। याद रखना, उत्तर प्रभाववाद का नामकरण रॉजर फ्राई के द्वारा 1910 ईस्वी में। कब? 1910 ईस्वी में। तो ये हो गए हमारे 120 क्वेश्चन। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं आगे जो है टीचिंग वगैरह, एप्टीट्यूड वगैरह से संबंधित, आगे साइकोलॉजी से संबंधित आगे ये वाले हैं हम एक साथ में करेंगे। अलग से इनके ऊपर अलग से वीडियो लेके आएंगे, इनके ऊपर अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना लास्ट में, उसमें कंप्यूटर भी आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी आता है और साइकोलॉजी भी आती है। तो ये सारा जो मिक्सचर आता है, इसका एक वीडियो, 1 या 2 या 3 जितने वीडियो बनेंगे वो अलग से लेकर के आएंगे। या फिर हो सकता है कि एक पेपर में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का एक वीडियो बना दें। तो इस तरीके से एक एक करके वीडियो लेके आएंगे, उनको भी हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे जितना हमें आता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आज हो गया हमारा 2013 का ड्राइंग जो पार्ट है उसका सेशन जो है कंप्लीट हो गया।
तो ये हमारे 120 क्वेश्चन ड्राइंग से संबंधित कंप्लीट हो गए। 2013 का पेपर था आरपीएससी का। इसके बाद में जो 2016 का पेपर है वो हम आगे अभी सोल्व करेंगे। तो ये 2013 के हमने पार्ट बना दिए 4, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। अभी वैकेंसी 2022 में आने की संभावना है जल्द ही, तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से ताकि आपका स्कोर है वो अच्छा हो सके और आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।